गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमें इस बात को यहाँ ध्यान रखना होगा कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारा कंटिन्यूटी में है। बिल्कुल बिगिनिंग से सारी चीजें अगर क्लियर होंगी तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और नो डाउट एक काफी बड़ा टॉपिक ये हो जाता है, कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोगों को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एज वेल एज सीबीएसई में ही। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिगिनिंग से हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। डियर स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का हम लोगों ने डिस्कस किया था 11th के लास्ट चैप्टर में। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को नहीं कर रखा है, तो मैं अगेन ये आप लोगों को कहना चाहूंगा कि उस टॉपिक को आप लोग अब कर लें। अब आपको वो आसान भी लगेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो एक तरीके से फियर था वो सब हट गया। अब 11th का एग्जाम आपको नहीं देना, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। उसी के कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सुपरपोजिशन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं वेव्स के सुपरपोजिशन की, तो बेसिकली अलजेब्रिक सम हम लोगों को लिखना होता है मैथमेटिकली, और डायग्रामेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे दो डायग्राम्स के बेसिस पे। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। डायग्रामेटिकली अगर हमें ये क्लियर होगा तो निश्चित सा हम लोग इसको मैथमेटिकली भी ले पाएंगे। ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एज यूजुअल मैं फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट को बड़ा बनाता हूं, जिससे मेरी जरूरत पूरी हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें मान लीजिए पहली जो मेरी वेव है वो सपोज ये वाली वेव है। इस वेव की अपनी कोई इक्वेशन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। और दूसरी जो वेव है वो सपोज मेरी दूसरी वेव ये है। अब इस वेव में आप खासियत क्या देख रहे होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो एग्जैक्टली कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे अगर आपको सेम मिलता है तो आप कहते हैं कि इनका वेवलेंथ एज वेल एज क्या फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। यानी जो ग्रीन वेव है उसका वेवलेंथ एग्जैक्टली ब्लैक वेव के वेवलेंथ के बराबर है। अब इनके सुपरपोजिशन की मैं बात करता हूं, तो एक तरीके से अलजेब्रिक सम मेरे को लेना है, और अलजेब्रिक सम लेना है तो अलजेब्रिक सम जो मेरा आएगा ऑब्वियसली वो कुछ इस तरीके से आएगा, जिसका अगेन जो वेवलेंथ है वो एज इट इज रहेगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, लेकिन इनके एम्पलीट्यूड्स एकदम से काफी राइज कर जाएंगे। अगर मैं एम्पलीट्यूड्स की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ब्लैक वाले का एम्पलीट्यूड ये है, मुझे क्लियरली विजिबल है। ग्रीन वाले का एम्पलीट्यूड ये है, मुझे क्लियर विजिबल है। और जो मेरे पास रिजल्टेंट वेव है ब्लू वाली, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, बिल्कुल क्लियर विजिबल है। ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शन के एम्पलीट्यूड्स हैं। अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन के एम्पलीट्यूड्स की बात करूं तो ये मेरे को मिलते हैं फार सो ऑन। अगेन मेरे को एम्पलीट्यूड यहां पे फर्दर ये वाला मिलता है। अब हमें यहां जो डिस्कस करना है वो स्पेशली एम्पलीट्यूड्स को लेकर के डिस्कस करना है। रीजन बिहाइंड, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं या अभी आगे रिवाइज करेंगे कि जो इंटेंसिटी होती है, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। अब अगर दो वेव्स के सुपरपोजिशन से एम्पलीट्यूड मुझे ज्यादा मिल रहा है तो उसके स्क्वायर के टर्म्स में इंटेंसिटी भी ज्यादा मिलेगी। अब ये इंटेंसिटी क्या है, नॉर्मली मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूं यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ रहा हूं जो विजिबल रीजन में है। अब विजिबल रीजन की दो वेव्स को अगर मैं सुपर इंपोज कराऊंगा और ये पर्टिकुलर टाइप का सुपर इंपोजिशन मेरे को मिलेगा जिसमें एम्पलीट्यूडली एक्सट्रीमली हाई हो जा रहा है, तो इंटेंसिटी भी हाई हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी हाई होने का मतलब एक तरीके से जो लाइट है उसकी जो रोशनी है या तीव्रता है वो ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे जो यहाँ पे डिस्कस करना है वो बेसिकली दो लाइट सोर्सेस को ऐड करके जो लाइट इंटेंसिटी मेरे को मिलने वाली है उसको यहाँ डिस्कस करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो विजिबल रीजन का है और हम लोग इसको अपनी आंखों से महसूस कर सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट इसका यूज जो है एकदम से इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, ऐसा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हैं, जिसमें मैंने एक ब्लैक वाली वेव ली है, एक ग्रीन वाली वेव ली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स मान लीजिए दो मोबाइल्स के अलग अलग सिग्नल हैं। अब मोबाइल के सिग्नल भी माइक्रोवेव्स की फॉर्म में होते हैं,
या मैं कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होते हैं, उनको मेरे को सुपर इंपोज कराना है, इंटेंसिटी कहीं ज्यादा देनी है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए सपोज मैं किसी बेसमेंट में रह रहा हूं, मैं अपने घर के अंदर वाले कमरे में देखता हूं तो वहां इंटेंसिटी बहुत कम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो सिग्नल है यानी मोबाइल के जो टॉवर है जिनको आप लोग कहते हो वो पहुंचते ही नहीं है। तो अगर मुझे वहां पे पहुंचाने हैं तो मैं क्या करूंगा, निश्चित रूप से इसको सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक तो मोबाइल के ओरिजिनल सिग्नल होंगे, दूसरे सिग्नल्स मैं अपनी तरफ से जनरेट करूंगा। अगर वो दोनों इस तरीके से सुपर इंपोजिशन ले जाते हैं तो नो डाउट एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मुझे अंदर वाले कमरे में भी मोबाइल के सिग्नल्स मिलने लगेंगे। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हम लोग सारा का सारा देख रहे हैं। अब ये अगेन मोबाइल के सिग्नल ही नहीं है, आपके वाईफाई के सिग्नल्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा रिपीटर्स आप लोग यूज करते हो, या मोबाइल के सिग्नल या मैं कहूं वाईफाई के सिग्नल्स जहां वीक होते हैं वहां पे एक अलग से डिवाइस और यूज करते हो, रिपीटर जैसी ही आती है। तो इन सब का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या बेसिक प्रिंसिपल है, ये हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत कर रहे हैं किसकी फॉर्म में, विजिबल रीजन की फॉर्म में। विजिबल रीजन की फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को विजिबल होता है, दिखाई देता है। बाकी हम इस सब को किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी यूटिलिटी है। अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये बेसिक चीजें हैं, ट्रेलर है एक तरीके से 12th में। आगे जाकर के जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करोगे, आईटी की बात करोगे, तो उसमें इन सब चीजों को और एम्फेसिसली पढ़ना होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां सुपरपोजिशन की बात बताई, एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। ये एक पर्टिकुलर केस था जिसमें सारी की सारी वेव्स जो थी वो एक ही फेज में चल रही थी, फेज डिफरेंस यहां पे था ही नहीं, और सबका फ्रीक्वेंसी कैसा था, सेम था, और एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग थे, ब्लैक वाली का अलग था, ग्रीन का अलग था। तो ऑब्वियसली मेरे को जो रिजल्टेंट है ब्लू वाली, उसका एम्पलीट्यूड एकदम से हाई मिल गया था। अब इसके और भी कई सारे केसेस हो सकते हैं, उन केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है हमारे फर्दर डायग्राम में। इंटेंसिटी की बात आपको समझ में आ ही गई होगी। देखिए ये फर्दर डायग्राम हमारा यहाँ डिफरेंट फेजेस को लेकर के एक्सप्लेनेशंस देता है। अब कैसे एक्सप्लेनेशन देता है डिफरेंट फेजेस को, मैं जरा यहां समझाने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, पहली वेव, दूसरी वेव और ये रिजल्टेंट। पहली वेव मेरी पीक से शुरू हो रही है, कॉस वेव है। दूसरी वेव भी पीक से शुरू हो रही है, कॉस वेव है। रिजल्टेंट भी मेरा पीक से शुरू हो रहा है, कॉस वेव है। अगर मैं बात करूं इनकी वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी भी मेरे को सेम मिल रही है। यहां पे मेरा बॉटम एम्पलीट्यूड था, यहां भी मेरे को बॉटम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और इन दोनों का एल्जेब्रिक सम मिल रहा है। बिल्कुल। अब मैं दूसरे डायग्राम को यहां पे कंसीडर करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरा डायग्राम भी मेरा कॉस वेव में है, लेकिन ये नेगेटिव कॉस वेव है। इसमें अगर मैं देखता हूं तो यहां भी मेरे को जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो सेम मिल रही है तीनों की। ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन का एम्पलीट्यूड है, ये भी मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन का एम्पलीट्यूड है। तो देखिए यहां मेरे को रिजल्टेंट जो सुपरपोजिशन मिला है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन का एम्पलीट्यूड मिला है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाली फिगर है ये सबसे ही फर्क है। आप इसमें देखेंगे ये मेरे पास कॉस वेव है, बिल्कुल ठीक है, ये भी कॉस वेव है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। ये पॉजिटिव कॉस से शुरू होती है तो ये नेगेटिव कॉस से शुरू होती है। अब यहां पे भी अगर मैं कंसीडर करूं फ्रीक्वेंसी को या वेवलेंथ को, तो देखिए वो बिल्कुल सेम है जैसा मैंने अभी ऊपर वाले डायग्राम में बताया था। इसका मेरे पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिल रहा है, इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब एल्जेब्रिकली सम होंगे या इनका सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट वेव मेरे को जस्ट लाइक स्टैंडिंग वेव मिलेगी। इसमें आप देखेंगे एम्पलीट्यूड इसका हर जगह पे क्या है, 0 है। तो आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा 11th के लास्ट वाले चैप्टर में ऐसा कुछ आपने किया था, बट दैट वाज फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सिमिलरिटी है, काफी चीजें वहां से आप पिकअप कर सकते हो, लेकिन दोनों को अलग अलग पढ़ के चलना, क्योंकि डिसिमिलरिटीज का रोल काफी ज्यादा है। तो जब आप आईआईटी का एग्जाम देते हो, नीट का एग्जाम देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को देखना होता है कि एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग हियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स for longitudinal waves or electromagnetic waves. So exactly here we are studying about superposition of electromagnetic waves. हालांकि अभी तक मैंने कुछ भी डिफर आपको नहीं बताया, जो 11th में पढ़ा था उसी चीज को रिकॉल किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या है, रिजल्टेंट वेव कैसे मिलेगी, एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा,
और एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती है, तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी यहां पे मेरे को 0 मिल जाएगी, यहां पे भी मैक्सिमम मिलेगी, यहां पे भी मैक्सिमम मिलेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स। अब इस सारी चीज को हम लिखेंगे कैसे? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को अगर हमसे कोई डिफाइन की फॉर्म में लिखवाता है या एग्जामिनेशन में हमसे डिस्कस होता है तो हम कैसे लिखेंगे? अगेन डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, जो चीजें हम लोगों ने यहाँ हाईलाइट कर रखी है, डिफरेंट कलर से दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आप जो है या तो पैराग्राफ की फॉर्म में जैसे हमने मेंशन कर रखा है वैसे ही लिखें या पॉइंट बना के लिखते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो पॉइंट बना के लिखें, और अगर आपके पास एडिक्वेट टाइम है जैसा कि सीबीएसई में मिलता ही है तो आप बिल्कुल एज सच पैराग्राफ बना के लिखें, और जिन चीजों को हमने हाईलाइट कर रखा है आप इनको अंडरलाइन जरूर करें या बॉक्स के अंदर जरूर बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, क्या है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की डिफाइन? The resultant displacement at any point at a given instant is equal to the vector sum of displacement due to the individual waves at that point. That is the superposition law for electromagnetic waves. यहाँ हमने algebraic sum यूज किया था और हमने डिफाइन में वेक्टर सम कह रखा है, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हमने एक स्पेशल केस कंसीडर किया जिसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है, तो हम वहां पे अलजेब्रिक कहेंगे या वेक्टर कहेंगे, दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हैं तो ऐसी स्थिति में वेक्टर कहना ज्यादा अच्छा होगा। तो वेक्टर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, यू हैव टू यूज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर डिफाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन करेंगे। अब इसका एक स्पेशल केस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक स्पेशल केस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसको यंग्स साइंटिस्ट ने दिया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से दिया था, वो हम लोगों के सिलेबस में है और इसको हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चीज को, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले एक डायग्राम आपको और भी एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। बड़े काम का डायग्राम है, नॉर्मली आपको एग्जामिनेशन में नहीं बनाना होता, लेकिन आपको ये समझ तो जरूर आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या है इस डायग्राम में, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही प्रैक्टिकल एक तरीके से डायग्राम है कि वहां क्या हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस डायग्राम में। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने एक कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। देखिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है? एक सिंगल वैल्यूड वेवलेंथ। मान लीजिए मैंने रेड यूज किया, तो सपोज 7500 एंगस्ट्रम का रेड कलर मैंने यूज किया यहां पे एज ए सोर्स, तो ये सिंगल सोर्स मैंने लिया। अब इस सिंगल सोर्स से अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी यहां पे वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो देखिए आप इस पूरे डायग्राम में देख रहे होंगे कि कुछ वेव फ्रंट तो डॉटेड लाइन से शो कर रखे हैं जस्ट लाइक ये, और कुछ वेव फ्रंट हमने सॉलिड लाइन से शो कर रखे हैं ये वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेव फ्रंट्स कौन से हैं जरा हम समझने की कोशिश करें। देखिए मान लीजिए मैंने यहां पे कोई भी एक सिंगल वेव ले ली। अब अगर मैं इसके ये वाले जो पीक हैं, जो नेगेटिव साइड के एम्पलीट्यूड्स वाले पीक हैं, इन पॉइंट्स का लोकस लेता हूं, तो उस लोकस को मैं शो कर रहा हूं यहां डॉटेड लाइन के वेव फ्रंट से, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इनका ये लोकस हो गया, ये मेरा वेव फ्रंट आ गया। कौन सा वेव फ्रंट आ गया? जो डॉटेड लाइन वाला है। अब अगर मैं इन्हीं वेव्स का क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव वाला एम्पलीट्यूड कंसीडर करता हूं और इसका बनाता हूं क्या, लोकस। ये लोकस बनाया, तो ये लोकस जो है ये वेव फ्रंट है मेरा सॉलिड लाइन वाला। तो सिंगल सोर्स से सिंगल वेव ही निकलेगी, तो सिंगल वेव में वेव फ्रंट बनाना थोड़ा अजीब सा लगता है, वैसे पॉसिबल तो है। ये वाला हटा दिया तो ये वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया, वेव फ्रंट आगे भी हम लोगों को मिलते रहेंगे। लेकिन मैंने दो इसलिए बना के दिखाए कि इसी सोर्स को स्प्लिट किया मैंने, सोर्स S1 में और S2 में। कैसे स्प्लिट किया? एक मैंने यहां पे कोई स्क्रीन लगा दी, उस स्क्रीन के
बीच में दो होल कर दिए छोटे छोटे, एक होल यहां पे ये वाला कर दिया और एक होल ये वाला कर दिया। तो अब जो यहां से वेव फ्रंट जा रहा था वो दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंगल सोर्स था, सिंगल सोर्स को दो सोर्सेज में मैंने एक स्लिट की हेल्प से, डबल स्लिट की हेल्प से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब नो डाउट इस सोर्स से जो वेव फ्रंट बनेंगे ये सॉलिड वाले बन रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सॉलिड वाले बन रहे हैं देखिए डियर स्टूडेंट्स, और ये सॉलिड वाले बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरे नेगेटिव वाले वेव फ्रंट्स थे, वो नेगेटिव वाले वेव फ्रंट्स को हम लोगों ने यहां पे दिखा रखा है किससे, डॉटेड वाले वेव फ्रंट्स के साथ में, दोनों के डॉटेड वेव फ्रंट्स के साथ में। अब देखिए हो क्या रहा है इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर हो ये रहा है कि जहां दोनों सॉलिड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, तो ये उन पॉइंट्स को लेकर के हम लोगों ने वेव सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया जहां दोनों ही पॉजिटिव हैं। जहां पॉजिटिव है, मैं अगेन उसी डायग्राम को लेके आता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, यहां पे रिजल्टेंट दिखाता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव, रिजल्टेंट वेव मेरी ऐसे आएगी, तो ये पॉजिटिव। तो नो डाउट यहां पर P2 पर जो मेरे को वेव मिलेगी वो दो पॉजिटिव वाले के सुपरपोजिशन से मिलेगी। तो यहां मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सट्रीमली हाई इस तरीके से मिल जाएगा, और एक्सट्रीमली हाई मिलेगा तो इंटेंसिटी यहां जो होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। अब मैं जरा दूसरी बात करता हूं, दूसरी क्या बात करता हूं, ये ब्लैक वाली P1 पॉइंट पर मिलने वाली इंटेंसिटी को जरा कंसीडर करता हूं। यहां क्या हो रहा है, एक सॉलिड एक डॉटेड, एक सॉलिड एक डॉटेड, एक सॉलिड एक डॉटेड, एक सॉलिड एक डॉटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपोजिट फेज वाले कॉन्सेप्ट हैं, अभी पीछे वाले डायग्राम में हम लोग कंसीडर करेंगे, तो क्या था, ये मेरे पास एक वेव थी और दूसरी वेव इसके अपोजिट फेज वाली थी ऐसे करके। अब क्या होगा, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट मेरे को क्या मिलेगा, जीरो एम्पलीट्यूड वाला मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो हमने एक सॉलिड एक डॉटेड को लेकर के शो किया है वो बेसिकली दो अपोजिट फेज वाली वेव का सुपरपोजिशन शो किया है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट स्टैंडिंग जैसी वेव मेरे को मिलती है। मैं इसको स्टैंडिंग वेव तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी वेव कहूंगा जिसका एम्पलीट्यूड जीरो है, यानी इंटेंसिटी जीरो है। तो ब्लैक से हमने शो किया कि इंटेंसिटी इसकी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, जीरो है। अब जरा हम लोग सेंटर की बात करें, दोनों सोर्सेज के सेंटर की बात करें, तो यहां सारी मेरे पास क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव, यानी जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं, वो सारे एक जगह पे मिल रहे हैं। तो यहां मेरी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। बिल्कुल उसी तरीके से नीचे मेरे को मिल गया और नीचे मिल गया, तो सेंटर में ऑलवेज मेरे को ब्राइट मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैथमेटिकली आई विल एक्सप्लेन इट इन फर्दर कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अभी हम डायग्रामेटिकली देख रहे हैं कि हम लोगों ने सॉलिड सॉलिड वाले एक जगह लिए और डॉटेड डॉटेड वाले एक जगह लिए, एक जगह वो लिए जहां पे एक सॉलिड एक डॉटेड एक दूसरे को क्लैश कर रहा है। तो इस तरीके से मेरे को वेव पैटर्न मिल गया। सेंटर में ऑलवेज ब्राइट मिलेगा, ब्राइट बोले तो जहां इंटेंसिटी ज्यादा है, ब्राइट का मतलब चमकीला है, सफेद नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। ब्राइट बोले तो चमकीला, ब्राइट बोले तो व्हाइट नहीं, ठीक है। आपने यहां सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक रेड कलर की ली थी, तो ये इंटेंस रेड कलर मिलेगा, ये डार्क रेड कलर मिलेगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो इंटेंस और डार्क रेड कलर में अंतर समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए मेरी टी शर्ट को, आपको यहां कॉलर से ऊपर ऊपर जो मिल रहा है दैट इज इंटेंस रेड, और जो नीचे वाले हिस्से में मिल रहा है दैट इज डार्क रेड। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? दोनों ही रेड है, लेकिन नीचे वाला कॉन्सेप्ट क्या है, डार्क रेड है, ऊपर वाला इंटेंस या ब्राइट रेड कलर है। तो आई होप सो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग वेव पैटर्न की बात करते हैं। इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। सिंगल सोर्स को दो सोर्सेज में हमने कन्वर्ट किया है, दो सोर्सेज से मिलने वाले वेव फ्रंट्स का सुपरपोजिशन हम लोगों ने कराया है। एक जगह जहां हमारे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलते हैं, तो ये मेरे को हाई इंटेंसिटी मिल गया।
एक जगह जहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं वहां पे मेरे को क्या लीस्ट ब्राइटनेस वाला कॉन्सेप्ट मिल गया, जिसको मैं डार्क कहता हूं। तो ये इस तरह से मिल गया, और सेंटर में ऑलवेज मेरे को ब्राइट मिलेगा, ये पक्का है। अब क्यों ब्राइट मिलेगा सेंटर में, ये बात अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देख क्या रहे हैं, हम यहां पे ऐसा देख रहे हैं कि जो एक लाइट सोर्स था जिसको हमने दो में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। P2 पॉइंट पर, O पॉइंट पर, P2 डैश पॉइंट पर मेरे को इंटेंसिटी ज्यादा मिल गई, हाई इंटेंसिटी मिल गई, जबकि P1 पॉइंट पर और P1 डैश पॉइंट पर मेरे को इंटेंसिटी जीरो मिल गई। इसका मतलब जो यहां से निकलने वाली एनर्जी थी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और P2 पॉइंट पर, O पॉइंट पर, P2 डैश पॉइंट पर इंटेंसिटी या एनर्जी मेरे को ज्यादा मिल गई, और जो P1 और P1 डैश पॉइंट है यहां पे एनर्जी या इंटेंसिटी जीरो मिल गई, यानी कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बस यही जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इस एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, दैट इज हियर। When two light wave of the same frequency, that's our special case जो हम डिग्री से लेके चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, and having जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, हमने जो ऊपर डायग्राम बनाया था उसमें जीरो फेज डिफरेंस लिया था। अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तब भी चलेगा, लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में चल रही होनी चाहिए, जैसा हमने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कंसीडर किया था, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को बिल्कुल ही छोड़ दिया था हमने। सेम डायरेक्शन, सुपर इम्पोज या सुपरपोज ईच अदर, द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पे आप इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कहिए या एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कहिए, बेसिकली इंटेंसिटी और एनर्जी में डिफरेंस क्या है ये जरा हम लोग यहां पे समझना चाहें। देखो डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है, एनर्जी अपॉन एरिया या एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। देखिए, अगर वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटेंसिटी होगी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज है तो दैट इज एनर्जी अपॉन एरिया, तो दैट इज इंटेंसिटी और एनर्जी। दोनों में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यू मे गो हियर फॉर इंटेंसिटी और यू मे गो फॉर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बिकमिंग मैक्सिमम, हमने अभी बताया था कुछ जगह पे मैक्सिमम हो जाती है इंटेंसिटी, कुछ जगह पे मिनिमम हो जाती है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब मैं इसको कंसोलिडेट करके एक बार पूरे को डिक्टेट कर देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। When two light waves of same frequency, that's the important concept, zero or constant phase difference, another concept, same direction, another important concept, superpose each other, the intensity in the region of superposition gets redistributed, becoming maximum at some points and minimum at other points. This is termed as interference of light. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, रटना नहीं पड़ेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं ये आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में जरूर लिखने हैं, हमेशा लिखने हैं। अब बहुत सारी चीजें जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ हर पॉइंट से बनते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी यहां से बनता है, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम ये भी हमारे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हर सेंटेंस से, हर जो हाईलाइटेड पॉइंट है वहां से बनते हैं, तो बी केयरफुल फॉर द पर्पस। चलिए, अब कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां मुझे ये स्पेसिफाई करना है डियर स्टूडेंट्स कि जहां ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है ये कहलाता है मेरा कंस्ट्रक्टिव, और जहां इंटेंसिटी मेरी जीरो है
या मिनिमम है, ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव। तो डायग्रामेटिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करना चाहेंगे आगे। देखिए इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन जो हमने दी थी, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जीरो फेज वेवलेंथ होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इन तीनों को मैं अगर एक साथ जोड़ दूं तो मैं ऐसे सोर्सेस को कहता हूं कोहेरेंट सोर्सेस। सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब देखिए टू कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका वेवलेंथ सेम है, जिनके बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो है या तो कांस्टेंट है, क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट वेव सोर्सेस कहलाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हमारा मैथमेटिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाता है। डायग्रामेटिकली इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, ये सब चीजें समझने के बाद हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे मैथमेटिकल एस्पेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल एस्पेक्ट की शुरुआत मेरी यहां से होती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फर्दर यहां से मेरे को और अच्छे से समझना चाहिए चीजों को। मान लीजिए मेरे पास जो पहली वेव है, फर्स्ट वेव जो है वो ये वाली है, और इस वेव के लिए इक्वेशन है मेरी y1 a1 sin ओमेगा t। Exactly a1 is a amplitude, this will be termed as a1. y1 is a instantaneous displacement, किसी भी समय पर किसी भी टाइम पे होगा, that will be termed as y1. साइन वेव है, ओरिजिन से शुरू हो रही है। ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स। तो ये पूरा का पूरा एक वेव में कंप्लीट टाइम कैपिटल टी होगा, जिसकी वजह से इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी मेरे को मिलेगी। टी इज हियर इंस्टेंटेनियस टाइम। इसी तरह से अगर मैं दूसरी वेव की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, इस वाली वेव की, तो ये मेरे पास दूसरी वेव का रिप्रेजेंटेशन हो गया, दैट इज हियर। अब इसमें मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है सेकंड वेव का वो डिफर है, जिसको मैंने A2 कहा है। साइन की वेव है, अगेन मेरी ओरिजिन से शुरू हो रही है। ओमेगा मेरा आइडेंटिकल है, जो मेरे पास ऊपर ओमेगा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, वो मेरे पास अगेन यहां पे 2 पाई ओवर कैपिटल टी ही है। अब मैं बात यहां करता हूं किसके बारे में? फाई के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां पर फाई मैंने दोनों वेव्स के बीच में जीरो दिखा दिया है, दोनों को ही ओरिजिन से शुरू करा दिया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे फाई होगा, फाई मेरा आर्बिट्रेरी है। इट मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, बट इट मस्ट बी कांस्टेंट। तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए यहां पे क्या किया, एक जनरल इक्वेशन लिख दी जिसमें प्लस का फाई लिखा है। कोई स्टूडेंट इसको प्लस माइनस का फाई भी लिख सकता है, तो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स ये प्लस का फाई है या माइनस का फाई है, इसके लिए वेव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा जरा समझिए। वेव तो बिल्कुल ऐसी ही होगी, लेकिन ये वेव मेरी अब ओरिजिन से शुरू ना हो करके होगी तो बॉटम से ही शुरू, लेकिन कुछ इस तरीके से होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी, वेवलेंथ जो था वही रहेगा, एम्पलीट्यूड नो डाउट A2 है, मैंने यहां पे लिया है तो A2 ही रहेगा, लेकिन ये यहां से शुरू ना हो करके कुछ आगे से शुरू हो रही है, इसलिए इसमें फेज डिफरेंस मेरे पास फाई है, जिसको मैंने मेंशन किया हुआ है। ये केस मेरा कुछ ऐसे भी हो सकता था। अब जिन स्टूडेंट्स ने 11th में अच्छे से कर रखा है उनको वेव का रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया आता होगा, मैंने पहले भी कहा था। हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां रिकॉल करा दी है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, प्लस फेज का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, जीरो है तो क्या होगा। अब इन दोनों वेव्स के बीच में मेरे को सुपरपोजिशन शो करना है। ये सारी वेरिएबल डेफिनेशन जो मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट्स, उसको यहां पे मेंशन भी किया है, वेयर A1 एंड A2 आर द एम्पलीट्यूड्स, फेज इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अब इन दोनों वेव्स को मैथमेटिकली किस तरह से सुपरपोज मैं करूंगा वो जरा मुझे समझना है। बड़ा आसान सा काम है। जो रिजल्टेंट वेव है, मान लीजिए इन दोनों की या नीचे वाली और इस वेव की जो रिजल्टेंट वेव है, सपोज वो ऐसे है। अब ऐसे है तो इसका एम्पलीट्यूड यहां पे मान लीजिए कैपिटल A है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो सपोज मेरा y1 है। फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा ही रहेगी।
फेज की बात होगी तो फेज अलग से निकल के आएगा, वो हम निकाल लेंगे मैथमेटिकली अभी। लेकिन मुझे ये समझाना है कि जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से डिनोट करूंगा, ना तो स्मॉल ए से ना तो स्मॉल a2 से। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां पे y1 और y2 ले रखे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं यहां पे y से शो कर देता हूं। किससे शो कर देता हूं? y से। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, मैं इसको वेक्टर का साइन दे देता हूं, यानी इन दोनों वेव्स को मैं वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दूं तो मेरे को रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ जाएगी। तो दैट इज द फिलॉसफी एंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब इस सुपरपोजिशन ऑफ वेव में वो पॉइंट्स जहां पे कैपिटल ए की वैल्यू 0 होगी डिस्ट्रक्टिव कहलाएगा, और जहां पे कैपिटल ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मेरा कंस्ट्रक्टिव कहलाएगा। अब मुझे मैथमेटिकली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके दिखाना है। यहां से आगे मोस्टली काम मैथमेटिक्स का है, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहां सारा नोट्स की फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, जरा एक बार देखेंगे। यहां तक कोई चीज अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो जल्दी से मुझे बताएगा। आई होप सो ग्रेस्पिंग हो गई होगी डियर स्टूडेंट्स। मैं अब आगे बढ़ता हूं। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड किया, मैंने लिखा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। इस टर्म में मैंने y1 और y2 दोनों की वैल्यूज को डाल दिया। यहां से आगे का जो मैथमेटिक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फिजिक्स का रोल ऑलमोस्ट खत्म है, मैथ्स का रोल शुरू। देखिए a1 sin ओमेगा t में कुछ भी करने के लिए नहीं है, एज इट इज मैंने लिख दिया। लेकिन ये a2 sin ओमेगा t प्लस माइनस का फाई, माइनस भी साथ में लेके चलो कोई बुराई नहीं है, इसको मैं sin a प्लस माइनस b की ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से ब्रेक कर सकता हूं। अब यहां पे प्लस ले रखा है तो मैं भी प्लस ही आगे लूंगा, लेकिन अगर माइनस भी होता तो चलेगा। अब इस आइडेंटिटी से मैंने इसको ब्रेकअप किया, तो दैट इज a sin a cos b cos a sin b। आइडेंटिटी याद आ गई? मैं लिख देता हूं sin a cos b प्लस cos a sin b। ये आइडेंटिटी है sin a प्लस b की। उससे मैंने इसको क्या कर दिया? ब्रेकअप कर दिया। a2 sin ओमेगा t cos phi प्लस a1 cos ओमेगा t sin phi। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद इस स्टेप में हमने वेरिएबल सेपरेशन किया, और वेरिएबल सेपरेशन इस तरह से किया कि एक टर्म में मैंने sin ओमेगा t कॉमन ले लिया, दूसरे टर्म में मैंने cos ओमेगा t कॉमन ले लिया। इस तरह से a1 प्लस a2 cos phi मेरे पास एक ब्रैकेट बचा, और a2 sin phi मेरे पास दूसरा ब्रैकेट बचा, और ये मेरे पास sin ओमेगा t cos ओमेगा t कॉमन आ गए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास दो ब्रैकेट हैं, एक ये वाला ब्रैकेट है और एक ये वाला ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट्स को मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? इस ब्रैकेट को मैंने सपोज किया a cos phi। रिमेंबर इट, यहां cos का टर्म्स है, तो मेरे को cos के टर्म में ही इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? कंसीडर करना है। ये मेरे पास साइन का टर्म है, तो मुझे साइन के टर्म में ही इसको लेट करना है या कंसीडर करना है। एक छोटी सी मिस्टेक यहां है, वो मैं अभी सही कर देता हूं। a1 प्लस a2 cos phi एज इट इज आ गया। ये यहां पे a cos थीटा होना चाहिए, आई रिप्लेस इट, जैसा कि नीचे वाले में है a2 sin phi दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल A sin थीटा। तो मैंने यहां एंगल को चेंज किया है, ये थीटा किया है, ये भी थीटा ही किया है, मैं इसको अभी चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहां पे मेरे पास एंगल अलग अलग थे, फाई था। यहां एम्पलीट्यूड a1 a2 कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स के थे, जबकि यहां मैंने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कंसीडर किया। यहां a2 मेरा सेकंड वेव का जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूटिव वेव थी उसका एम्पलीट्यूड था, यहां मैंने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कंसीडर किया है। तो आई होप सो ये लेट हमने जो किया है, एज्यूम जो किया है, वो कैसे किया है जिसमें रूट मेमोरी में ना डालना पड़े, रटना ना पड़े, ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब क्यों लेट किया है, क्यों एज्यूम किया है, ये बात भी हम लोग अभी समझने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले इस मिस्टेक को सही कर देता हूं। यहाँ पे जो फाई है, इस फाई को थीटा के से मैं रिप्लेस कर देता हूं। ये मैंने उठाया थीटा को और ये यहाँ पे डाल दिया थीटा। दैट इज हियर, ठीक है। अब ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी, जिनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। मैंने बताया यहाँ पे ये जो ब्रैकेट था, ये जो ब्रैकेट था, यहाँ पे भी मैं एक ब्रैकेट का साइन लगा देता हूं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी नोट्स को जिस समय रीड करेंगे। दैट्स ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के टर्म्स में लिख दिया। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, ये जो हमने एजम्पशंस लिए थे या लैग किया था, इन दोनों को लेकर के इसी ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिया, तो ये हमारे पास आ गया a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस a sin थीटा cos ओमेगा t। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली इस इक्वेशन में फाई मेरे पास जो फेज डिफरेंस आ रहा था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब यहां अगेन मेरे पास एडिटिव मिलती है क्या, cos a sin b sin a cos b। इस आइडेंटिटी से मैंने इसको रिप्लेस किया, दैट इज y इज द न्यू और रियल टाइम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, a इज द रियल टाइम एम्पलीट्यूड, sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो दोनों वेव्स को सुपर इंपोज करा के, ये जो दोनों वेव्स थी, इन दोनों वेव्स को सुपर इंपोज करा के मेरे पास ये नई वाली वेव आ गई। अगर आपको याद हो तो इस नई वाली वेव का डायग्राम हमने अभी डिस्कस किया था, बनाया था, जिसे मैं फिर दोबारा से बना के दिखा देता हूं। मेरे पास एक वेव ये थी, दूसरी वेव मेरे पास ये थी, मैंने फेज दिखा दिया आपको यहां पे, और जो रिजल्टेंट वेव थी वो रिजल्टेंट वेव ये। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इक्वेशन आई है मेरे पास ये वाली, ya sin ओमेगा t प्लस थीटा। देखिए यहां पे ये फेज डिफरेंस फाई था, ये फेज डिफरेंस अब यहां पे थीटा हो गया। ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल A हो गया, जो मैंने यहां मेंशन कर रखा है। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैंने y कहा है। इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y2 था, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y1 था। ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है वो तीनों के लिए कैसी है, सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। स्मॉल t मेरे पास इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो जो सुपर इंपोज होकर के मेरे पास वेव आई है, मैथमेटिकली उसका इक्वेशन ये आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है समझिए, एम्पलीट्यूड की बात करनी है। तो देखिए मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं वो जरा देखना होगा। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालूंगा। बड़ा आसान सा है। कैसे? मैं इसको स्क्वायर करूं, इसको स्क्वायर करूं, इसको स्क्वायर करूं और इसको स्क्वायर करूं और इनको ऐड कर दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे मैंने लिख के दिखा रखा है, लेकिन समझिए होगा क्या। यहां होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। गलती नहीं करेंगे, जहां फाई है वहां फाई, थीटा है वहां थीटा। मैंने यहां पूरा डायग्राम पे समझाया कि ऊपर ये फाई था, सेकंड वेव का फेज डिफरेंस था, फर्स्ट के साथ में कांस्टेंट रहेगा, और ये रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस है। कहां से? फर्स्ट वेव से। फर्स्ट वेव तो मैंने ओरिजिन से शुरू किया है, तो ये थीटा मेरा कहां से फेज डिफरेंस है? फर्स्ट वेव के साथ में। तो जहां मेरा फाई है वहां फाई लिखूंगा, प्लस अब ये नीचे वाला देखूंगा तो दैट इज a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये इक्वल टू का साइन मैंने लगाया, और इक्वल टू के साइन के बाद इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके ऐड किया, तो दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हां बिल्कुल जी, आपने सही सोचा। यहां से अगर a स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरे को ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। 9th में या 10th में मैं पढ़ के आया हूं कि इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए इसका जो RHS है उसमें मुझे a स्क्वायर मिल गया, और जो LHS था, LHS भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। देखिए यहां पर मेरे पास a2 स्क्वायर कॉस फाई है, यहां पर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है।
मैं इन दोनों को अगर एक जगह ले आऊंगा और a2 स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई दोनों मिलकर के 1 बना लेंगे, बस मेरा काम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरे को मिल जाती है इस तरह से। अब इस चीज को मेरे को एग्जाम में कैसे लिखना है बिल्कुल खुला खुला वो मैं अभी समझाता हूं। फिलॉसफी मैंने दे दी कि अगर मेरे को रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करता हूं, ऐड कर देता हूं। ट्रिक सीधी सी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 देगा, यहां cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई 1 देगा। तो ये जो लंबी सी इक्वेशन आपको दिख रही है ये छोटी सी हो जाएगी। और मजेदार बात, यहां मेरे को एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मिल रहा है, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, चमक के या एनर्जी पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम के। तो जहां ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसको मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहूंगा। जहां एम्पलीट्यूड स्क्वायर मेरा 0 होगा या मिनिमम होगा वहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी, मैं उसको कहूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, प्योर मैथमेटिक्स है। आई होप सो आप अगर इसको समझ के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए रिजल्टेंट वेव हमने यहां तक एक्सप्लेन की थी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को स्क्वायर और ऐड करने से मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिला। यहां मैंने a2 स्क्वायर को कॉमन लिया है इसके LHS में, तो ये वाला ब्रैकेट मेरे को 1 मिल जाएगा 5 वाला। इसी तरीके से जो मेरा इधर वाला कॉन्सेप्ट था RHS वाला, तो उसमें से मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया। यहां से अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 मिल जाएगा। इसलिए मेरी ये इक्वेशन आ गई a स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं फर्दर स्टेप पे लिखना चाहता हूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बस ये जो थर्ड इक्वेशन है ये भी मेरे बड़े काम की है। डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे काम किया जरा उसे मैं समझना चाहूंगा। इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यही इक्वेशन मेरे को बार बार चाहिए। देखिए समझिए क्या है। मैंने अब भी लिखा था एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ऑल्सो आई में राइट हियर इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब इस वाली इक्वेशन को ये चीज मैं यूज करते हुए कुछ इस तरीके से लिखता हूं, दैट इज के ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए1 स्क्वायर के ए2 स्क्वायर। ये जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ क्या लिख लिया, स्क्वायर रूट मेंशन कर लिया, इंटेंसिटी के टर्म्स में लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स, मेरे को मिल गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सोर्स प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ इतने हिस्से पर है, cos फाई के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। दैट इज स्क्वायर रूट i1 i2 cos फाई। अब यहां ये cos फाई है, ये सारा का सारा रोल प्ले करेगा। ये जनरल इक्वेशन मिल गई। देखिए बच्चों, अगर ये फाई मेरा 0 है तो मैं जानता हूं cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर ये फाई 90 डिग्री है तो ये 0 होता है। अगर ये फाई 180 डिग्री है तो ये माइनस का 1 हो गया। इस तरह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी मेरी वेरी करेगी +1 से -1 के टर्म्स में। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? वेयर इट इज +1 और -1, क्योंकि मेरे को मॉड्यूलस कंसीडर करना होता है। गेटिंग स्टूडेंट्स, मेरे को मॉड्यूलस कंसीडर करना होता है, तो +1 और -1 के केस में मेरे को एक केस मिलेगा। और चलो मैं इसको आगे फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। यहां मेरे को 3 केस मिलते हैं। cos 0 डिग्री का मिलता है, दैट इज 1, cos 90 का मिलता है, दैट इज 0, और cos 180 का मिलता है, दैट इज -1। तो इंटेंसिटी मेरी तीसरे केस में मिनिमम होगी, मिनिमम, और इस केस में मैक्सिमम होगी। जहां मैक्सिमम होगी मैं इसको कहूंगा कंस्ट्रक्टिव, जहां मिनिमम होगी मैं इसको कहूंगा डिस्ट्रक्टिव। वही कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम या कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव का मतलब डार्क। ध्यान रहे
डार्क का मतलब काला बिल्कुल नहीं है, ब्राइट का मतलब सफेद बिल्कुल नहीं है, ब्राइट का मतलब इंटेंस ब्राइट और डार्क का मतलब डार्क। बस समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंग्लिश मेरे को नहीं आती, लेकिन मेरी कोशिश है कि फिजिक्स आपको मैं समझा दूं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में हमने इस इक्वेशन को मेंशन किया और की इक्वेशन मिल गई I = I1 + I2 + 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos phi। इक्वेशन नंबर 4 से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इन्हीं सारी चीजों को मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है। ये जो टर्म है 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos phi, इसको हम लोगों ने इंटरफेरेंस टर्म के नाम से जाना है। अब इस इंटरफेरेंस टर्म के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मेरा कब कंस्ट्रक्टिव होगा, जो मैंने अभी ऊपर समझाया था उसी चीज को यहां लिखा हुआ है, मैं और एलोबरेट करता हूं अभी। कब डिस्ट्रक्टिव होगा ये मैंने यहां एलोबरेट किया हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव के केस में मैक्सिमम होनी चाहिए इंटेंसिटी, हाईलाइट कर रखा है हमने। इसका मतलब cos phi 1 होना चाहिए, इसका मतलब phi जो है वो 0, 2 पाई 4 पाई होना चाहिए। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव टर्म्स में ये मिनिमम होना चाहिए, जो मेरे पास इंटरफेरेंस टर्म था वो मिनिमम होना चाहिए। cos phi की वैल्यू -1 होनी चाहिए। ये तब पॉसिबल है जब phi की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और मेरे को यहां एक्सप्लेन करनी है कि ये जो फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी लिया था, जस्ट ए मिनट, ये वाला फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लिया था, ये वाला phi, इस फेज डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं समझिए। देखिए बच्चों, हालांकि ये सब मैं 11th में करा चुका हूं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, जिन्होंने पता नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा है 11th में, तो मुझे सारा रिपीट करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, एनर्जी भी मेरी ज्यादा लग रही है, और आप भी रिकॉल करना ही पड़ रहा होगा आपको। कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकता है अगर उनको पहले से सारी चीजें क्लियर है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं किस तरह से इस phi को लैम्डा के टर्म्स में लिख सकता हूं समझिए। अगर मैं एक कंप्लीट वेव की बात करता हूं तो phi = 2 पाई, ये पूरा एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, phi = 2 पाई हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि एक वेव जहां खत्म होती है वहां से दूसरी वेव मेरी शुरू हो रही है, तो अब अगर देखें तो ये पूरा फेज डिफरेंस यहां से यहां तक का कितना हो गया, phi हो गया, दैट इज 2 पाई। अब ये जो 2 पाई फेज डिफरेंस है, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना चाहूं तो ये 1 लैम्डा के बराबर है। बस मेरा बन गया काम। क्या मेरे को यूनिटरी मेथड लगाना है कि अगर मैं 2 पाई फेज डिफरेंस की बात करता हूं तो पाथ डिफरेंस, इसको मैं पाथ डिफरेंस कह सकता हूं, एक्स एक्सिस पे है तो इसको डेल्टा एक्स कह सकता हूं। यहां एक पर्टिकुलर केस में डेल्टा एक्स मेरा लैम्डा के बराबर है। तो डिस्टेंस जहां 2 पाई का फेज डिफरेंस है वहां मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा है। जहां यूनिट फेज डिफरेंस होगा वहां लैम्डा अपॉन 2 पाई पाथ डिफरेंस होगा। और जहां मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर फेज डिफरेंस phi है तो उसके लिए मेरा जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू phi होगा। दैट विल बी द कॉन्सेप्ट टू कन्वर्ट पाथ डिफरेंस टू फेज डिफरेंस, या मैं कह सकता हूं फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करता हूं तो इसको टाइम लैग या टाइम लीड के टर्म्स में पढ़ सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। ऐसी पूरी की पूरी चीज को मैं कैपिटल टाइम टी से डिनोट करता हूं। एक 1 कंप्लीट वेव का कॉन्सेप्ट है, तो लैम्डा को मैं यहां रिप्लेस करना चाहूं कैपिटल टी से तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के टर्म्स में आ जाएगा। ये मेरे पास t अपॉन 2 पाई आ जाएगा, ये मेरे पास t अपॉन 2 पाई इंटू phi आ जाएगा। यानी मैं फेज डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस लिख सकता हूं या इन टर्म्स ऑफ टाइम लैग या टाइम लीड लिख सकता हूं। आई होप सो ये कैलिब्रेशन आपको समझ आ गया होगा। तो पहले केस में तो मैंने phi को पाथ के टर्म्स में शो नहीं किया, लेकिन दूसरे केस में डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पे शो करके दिखा रखा है। आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं क्या है, समझिए जरा, देखिए। दैट इज हियर cos phi = -1 किसके लिए, मिनिमम के लिए। अब नो डाउट ऐसी स्थिति में phi = मेरे पास पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, तभी मेरे पास -1 आएगा।
इसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस लिखता हूं, दैट इज 2 पाई डेल्टा एक्स लैम्डा इक्वल्स टू पाई 3 पाई 5 पाई, या डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है वो हो गया लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2। जनरल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 फॉर व्हाट मिनिमम डेस्ट्रक्टिव। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल कैसे निकालता हूं, मैं n की वैल्यू कुछ भी डालूं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इवन बन जाएगा, इवन में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऑड बन जाएगा। इस तरह से 2n-1 मेरा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो गया किसका, लैम्डा बाई 2 का। तो मेरे को पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे ये चीज मेरे को यहां माइनस में लेनी है, मैं प्लस में भी ले सकता था। कोई बच्चा कहेगा कि जी इवन में अगर एक हम ऐड करेंगे तभी भी तो ऑड मिलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मैं n की वैल्यू 0 से शुरू करना चाहता हूं या 1 से शुरू करना चाहता हूं। रियल नंबर्स मेरे 1 से शुरू होते हैं तो मैं 2n-1 ही यहां पर लेना प्रीफर करूंगा। तो दैट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डियर स्टूडेंट्स आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है, फेज डिफरेंस या तो 0 होता है या तो कांस्टेंट होता है, कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। अब नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्स क्या है, मैंने यहां पे कोहेरेंट सोर्स ही क्यों कंसीडर किया है, उसके पीछे रीजन क्या है वो जरा समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली बात मोनोक्रोमेटिक, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेरे को मोनोक्रोमेटिक यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ ही लेनी है कोई। अब जरा देखिए अगर ये कोहेरेंट सोर्स नहीं है, मान लीजिए फेज डिफरेंस मेरा टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को गड़बड़ करेगा। कैसे गड़बड़ करेगा समझिए, अगर फेज मेरा फाई जो है वो बार बार चेंज हो रहा है तो मुझे उसकी एवरेज वैल्यू लेनी होगी, और जब मैं कॉस में किसी भी एंगल की एवरेज वैल्यू लेता हूं तो बच्चों वो आती है 0। मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है कि ओवर ए कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ cos फाई मस्ट बी 0। अब जब 0 ही हो गया तो इंटेंसिटी मेरे को वेक्टर सम ना मिलके, अलजेब्रिक सम ना मिलके सीधे सीधे I = I1 + I2 मिल जाती है हर जगह पर। तो मेरा जो इंटरफेरेंस का या एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही नहीं हो पाता, वहां रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। तो ये बात इस पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप एक बार इसको और पढ़ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो जनरल हमारे लाइट सोर्सेज होते हैं, जैसे आपने एक कमरे के अंदर पहले से ही बल्ब लगा हुआ था, दूसरा बल्ब ला करके और लगा दिया, तो वहां इंटरफेरेंस नहीं होता, वहां सिंपल सा लाइट इंटेंसिटी का एडिशन होता है, दैट इज I1 + I2। जो मेरे पास टर्म था √I1 I2 cos फाई वाला, वो टर्म आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब बार बार फाई की वैल्यू चेंज होगी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो मुझे एवरेज वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, और कॉस में एवरेज वैल्यू जो होती है एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 होती है। अल्टीमेटली मेरे को इंटेंसिटी I = I1 + I2 ही लेनी पड़ेगी। अब डियर स्टूडेंट्स आपके यहां जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार वो आपसे डिस्कस करता है व्हाई कोहेरेंट सोर्सेज आर नेसेसरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन 4 लाइनों के अंदर लिखा हुआ है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। रोट मेमोरी में तो सिर्फ 4 लाइनें आपने डालनी है और ये लिख के आना है, मार्क्स आपको 100% मिलेगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स इसी चीज को और एलोबरेट हमने नीचे नोट्स में किया है। यहां पे लिखा है implies that there will be a general illumination on the observation screen the two sources in case are incoherent। अगर incoherent sources ले लिए तो जनरल हमें इंटेंसिटी का एडिशन मिलेगा। चलिए आज की क्लास खत्म होने का टाइम ऑलमोस्ट आ गया, काफी देर हो गई, आप लोग बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं और ये कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, इतना तो कम से कम होना चाहिए। 1 घंटे तो कंटिन्यूअस आपको
पढ़ना ही चाहिए, वो भी पूरे अटेंशन के साथ, क्योंकि ख्वाब तो सबके हैं, मेरे को आईआईटी क्रैक करना है, मेरे को नीट क्रैक करना है, और 15 मिनट में ही आप लोगों को कभी भूख लग जाती है, कभी प्यास लग जाती है, कभी टेबल छोड़ के भाग जाते हो, कभी इधर देखना शुरू कर देते हो, कभी उधर देखना शुरू कर देते हो। तो बच्चों, ऐसे आईआईटी और नीट का सिलेक्शन नहीं होता। आपको कम से कम 1.5 घंटे की सिटिंग प्रॉपर देनी चाहिए, बिना किसी इसके आलतू फालतू की चीज को बीच में कंसीडर किए। चलिए एग्जांपल नंबर 4 इसी के बेसिस पर हमने यहां दिया है, देखते हैं क्या है। नॉर्मल सा जो अभी हम लोगों ने इंटरफेरेंस टर्म का कॉन्सेप्ट लिया था उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, काफी कुछ क्लियर होगा यहां से। टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I, इंटेंसिटी दे रखी है, आसान हो गया क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड देता तब भी हमारा थोड़ा मुश्किल होता। आगे क्वेश्चन दे रखा होगा, असाइनमेंट में आप लोग जरूर करेंगे उसे, कोई दिक्कत होगी तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज सुपरइम्पोज विद ए फेज डिफरेंस phi equals to 0, फेज डिफरेंस phi equals to pi/2 और फेज डिफरेंस phi equals to pi। ये 3 केस हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। इन 3 केसेस में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आपने अब भी फॉर्मूला पढ़ा है, I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos phi अलग लिखना है। तो बच्चों, पहले केस में phi1 की वैल्यू ये डालो, दूसरे केस में phi2 की वैल्यू ये डालो, और तीसरे केस में phi3 की वैल्यू ये डालो। और इंटेंसिटी I1 आपको I दे रखा है, I2 आपको 4I दे रखा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको कैलकुलेट करने में आपको कुछ टाइम लगने वाला है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसी को थोड़ा मुश्किल उसको बनाना होता तो बच्चों क्या लिखता वो पूरे क्वेश्चन में इंटेंसिटी न देके आपको एम्पलीट्यूड देता, यहां पे a स्क्वायर कहता, यहां पे a1 स्क्वायर कहता, यहां पे a2 स्क्वायर कहता, यहां पे स्क्वायर रूट 2 व्हाटएवर सो आगे कहता। फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यही होता। कई बार वो इस फेज डिफरेंस को फाई के टर्म्स में ना दे करके आपको टाइम लैग के टर्म्स में दे सकता है, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में दे रखा है। तो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था 11th वाली चीज, उसके बेसिस पे यूनिटरी मेथड आप लगा करके उसको चेंज कर लेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वो क्या करता है, 11th वाला कॉन्सेप्ट, 12th वाला कॉन्सेप्ट, 10th वाला कॉन्सेप्ट सबको एक साथ मिक्स कर देता है, आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा बना के दे देता है, ये देखने के लिए कि आप कितनी देर तक अपने ब्रेन को कंटिन्यूअसली बिना किसी हिंडरनेस के, बिना डाइवर्जन के यूज कर सकते हैं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट था। आई होप सो इट्स एनफ फॉर टुडे क्लास। एक बात ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आज की क्लास का एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए पढ़ना तो आपने है ही, साथ में डियर स्टूडेंट जो हमारा यहाँ पे आगे न्यूमेरिकल सेक्शन है जिसमें हमने असाइनमेंट की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, हर क्वेश्चन नई बात बताएगा, सारे आपने करने हैं। किसी में भी कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास आपको डिलीवर करेंगे। जब तक ये सारे न्यूमेरिकल्स और सारा कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया क्लियर नहीं है, तब तक अगली क्लास लेने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो बी केयरफुल, बी सेफ, कीप सेफ। थैंक्स अ लॉट।